सुना नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। वफाक सिंह को पैसे न देने के बयानात रोके, ये उनके अब बाप का पैसा नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कह दिया। 18th अमेंडमेंट और एनएफसी सबसे ज्यादा पीटीआई गवर्नमेंट जब से आई है, इस दोनों चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा एतराजात हुए हैं, क्योंकि एनएफसी के अंदर सिंध का एक शेयर है, उसके तहत पैसा देना है सिंध को। अगर बुजदार साहब को पैसे मिलते हैं तो मुराद अली शाह साहब को भी मिलने चाहिए। क्या इमरान खान साहब जब कराची में आएंगे, कराची के मसले हल होंगे? हमेशा मीटिंग्स होती हैं, मसाइल हल नहीं होते। कमेटी भी बनी, कुछ नहीं हुआ। 162 बिलियंस का एक वादा हुआ था कराची के लिए, तो उसको भी 2 साल गुजर गए, उसका क्या बना? कोई कराची में बेहतरी? अभी तक कुछ भी नजर हमें नहीं आ रहा। जब उनसे 2 साल का हिसाब मांगते हैं, पूछते हैं, तो वो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 12 साल में क्या किया। जब पीपल्स पार्टी से 12 साल का पूछते हैं तो वो कहते हैं इन्होंने 2 साल के अंदर क्या किया। कंटेनर के ऊपर बार बार इन्होंने दावा किया था, मैं आते ही मुल्क की किस्मत बदल दूंगा, कुछ भी नहीं हुआ। हालात बद से बदतर, मुश्किल से मुश्किल, न मैशियत बेहतर हुई, कुछ भी बेहतर नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर। फिर कहा जाता है कि हमें भी उतना दौर दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने भी जो रिमार्क्स दिए इस गवर्नमेंट के लिए, इसकी रिट के लिए, वो भी आपके सामने है। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी मोहतरम जनाब कबीर जी कोहली साहब, मामले खुसूसी है, उनके पास मिनिस्ट्री है ह्यूमन राइट्स की। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। उसके साथ इशफाक अहमद मंगी साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुके हैं, एमपीए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, मोस्ट सीनियर वाइस चेयरमैन है पीएसपी के। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। सर गवर्नमेंट में है, क्योंकि मैं आपसे शुरुआत करूंगा। बिलावल साहब बार बार बात भी कर रहे हैं, अपोजिशन का रोल भी अदा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब आएंगे, जरूर पैकेज का ऐलान करेंगे, सब कुछ करेंगे, पैसे भी दें। जो वादा है, जो कमिटमेंट है सिंध के साथ, लग रहा है कि वजीर आजम साहब आएंगे और जरूर जो है ना ये पैसे मिलेंगे। इम्तियाज साहब देखें, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है पूरा। जब हम बात कहते हैं ना, तो उसके पीछे उनके जो पुराने वादे हैं, जो वफा नहीं हुए, वो सारा एक बैकग्राउंड है जो बोलता है। पिछले 2 साल में जब नए नए वज़ीर आज़म हुए थे, तो सबसे पहले इनका दौरा जो था सिंध का, वो था थरपार करने। आपको याद होगा उमरकोट में जब आए तो उन्होंने कहा था कि उस वक्त कहत थी वहाँ पर और बहुत बुरे हालात थे। जब कहत तो नहीं होती और पानी बारिश नहीं होती तो जाहिर है हालात ठीक नहीं होते हैं, पानी दूर दूर तक नहीं होता है। तो उस वक्त वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि इस वक्त मैं, क्योंकि नया नया मैं आया हूँ, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, सब लुट के ले गए, खा गए, तो इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास इतना मैं कर सकता हूँ कि इनिशियल अभी जो है वो इमीडिएट बुनियादों पे, इमरजेंसी के बुनियाद पे हम आपको 2 एम्बुलेंस देते हैं जो ट्रक टाइप होंगे, जिसमें सारी सहूलतें मौजूद होगी और पूरा थरपारकर में घूमेंगे और लोगों का इलाज करेंगे। 1 साल गुजर गया, फिर कराची तशरीफ लाए, उन्होंने कहा जी 162 अरब हम कराची के लिए पैकेज देंगे, उसको भी 1 साल गुजर गया। अब ये आए नहीं है, अभी कल आज आना था, प्रोग्राम मुलतवी हो गया। अब कह रहे हैं कि कल आएंगे, अल्लाह करे कि वो मुलतवी ना हो, आ जाएं, लेकिन वो कहेंगे कराची के लिए बहुत बड़ा कोई पैकेज लेकर आ रहे हैं। 2 दिन से वो प्रोग्राम चल रहे हैं, टॉक शो चल रहे हैं और बहुत मिठाइयाँ बट रही हैं प्रोग्राम अनाउंस होने से पहले कि बहुत बड़ा कोई पैकेज लेकर आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि देखो, जिस तरह उन्होंने 2 साल में वायदे किए, पूरे नहीं हुए। जिस तरह उन्होंने कराची पर सियासत की है, कराची से हमदर्दी कोई नहीं की है। अगर हमदर्दी होती तो कुछ ना कुछ पैकेज देते, कोई ना कोई बात करते। आमतौर पर होता ही यही है कि जब डिजास्टर आता है तो वो नेशनल का होता है, और नेशनल लेवल के डिजास्टर जो होते हैं, आपको याद होगा कि 2010 में जब आए तो उस वक्त वफाकी गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जाकर तमाम लोग, उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि दुनिया में कहीं भी डिजास्टर आए तो उनका काम होता है। तो उस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने वहां कर जो उस वक्त जो सेक्रेटरी थे यूएन के, बान की मून,
उनसे राब्ता किया था। वो जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक डिजास्टर है। अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो अगस्त का महीना गुजरा है, एक महीने के अंदर जो बारिशें हुई, एक महीने के अंदर जो बारिश हुई है, पिछले 90 ईयर्स का, आप 90 साल का रिकॉर्ड जो मौजूद है वो आप देख लें, इससे ज्यादा बारिश कभी नहीं हुई। 250 या 260 मिलियन यहाँ पर कराची में हुई है, मिलीमीटर सॉरी, और थरपारकर में आप जाके तो 350 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो ये शुक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पर नगर पालिका, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो बनती है ना। मैं कहता हूं सूबाई खुद मुख्तियारी जब से देखें सबसे ना 18th अमेंडमेंट के बाद आपके पास पावर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है आपके पास। डिजास्टर जो होते हैं वो नेशनल गवर्नमेंट, जो उस वक्त जो भी वफाकी गवर्नमेंट होती है, जो भी डिजास्टर आते हैं, ऐसा नहीं होता। देखो, एक तो प्रोग्राम होते हैं जो चल रहे होते हैं ना आमतौर पर, लेकिन मैं कहता हूं जो नेशनल डिजास्टर आते हैं वो नेशनल जो ठीक है मैं इस पे आता हूं। सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने गवर्नमेंट में आप बाहर हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत में एमक्यूएम के भी मेयर थे, अभी वो मेयर नहीं है, आपको क्या लग रहा है कि वफाकी गवर्नमेंट की जिस तरह कह रहे हैं जिम्मेदारी पैसा देना उनकी है, चीफ जस्टिस साहब ने भी उनकी अहलियत पे क्वेश्चन मार्क लगाया, जिस तरह एमक्यूएम के मेयर थे वो कह रहे थे मेरे पास अख्तियारात नहीं थे, पैसे भी उनके मिले, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज साहब, मेरे भाई ने जो बातें की सारी चीज़ें अपनी जगह पे, डिज़ास्टर आते रहते हैं और उसको फेस किया जाता है, लेकिन डिज़ास्टर तो अभी आया है ना, बारिशें अभी पड़ी हैं। आप देखें कि धैर्य मेरे भाई का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, इसलिए मैं पीपल्स पार्टी की बात ज़रूर करूँगा। 12 साल से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है, लेकिन इस वक्त आप देखेंगे पूरे सिंध में डिज़ास्टर है। भाई जहाँ से बिलोंग करता है मुझे पता है, मैं उमरकोट भी गया हूँ, छाछरो भी गया हूँ, मैं थरपारकर, नगर पारकर, मिठी, मुझे पता है वहाँ की क्या सूरत हाल। आज भी बच्चे मर रहे हैं, हॉस्पिटल की वहाँ पर क्या कंडीशन है, एम्बुलेंस की वहाँ क्या कंडीशन है। लेकिन उसके अलावा बाकी आप डिस्ट्रिक्ट में जाके देखें, लाड़काना की बात आपके सामने है, 90 अरब रुपए की कहानी आप लोगों ने सुनी है। उसके अलावा आप सिंध के किसी भी शहर में चले जाएं, चलो कराची में आते हैं, कराची सिंध का कैपिटल है, कराची जो है पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ बसते हैं। कराची के साथ क्या असर किया, इसको ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? चलो डिजास्टर तो अभी आ गया भाई, 12 साल से आप हुकूमत में हैं, बारिशों से पहले क्या यहाँ दूध की नहरें बह रही हैं, यहाँ पूरे सिंध में दूध की नहरें बह रही हैं। कराची को सर मेरे साथ कर दिया सीनियर, मैं आता हूं सर टेलीफोन लाइन पे एक मिनट में आता हूं आपकी तरफ, इसी बात में आऊंगा। मेरे साथ सीनियर इनकम पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मारिया मेमन साहिबा मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। मैडम मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया जी, शुक्रिया। मैडम खान साहब आ रहे हैं और कराची आते रहे, आपको क्या लग रहा है कि अभी कराची की कोई किस्मत तब्दील होगी? आपको लग रहा है कि कराची में हालात बेहतर होंगे, मसाइल हल होंगे? आपको क्या लग रहा है? देखिए जी, एक नया सा एक फॉर्मूला सा अपनाने जा रही है वफाकी हुकूमत, और ये फॉर्मूला कुछ उसी से मिलता जुलता होगा जो भी NCOC का कयाम हमने देखा था, जिसमें एक ही टेबल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर कोविड के हवाले से जरूरी फैसले किए गए थे, और वो काफी हद तक कामयाब भी था और वो इफेक्टिव भी था, और उसके असरात भी हम तमाम लोग देख सकते हैं कि कोविड के साथ बड़ा इफेक्टिवली स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने डील किया है, तमाम सूबों को बिठाकर और साथ ही कोऑर्डिनेशन कायम करके। सो आई गेस उससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है स्टेट को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, और किसी हद तक पीपल्स पार्टी को भी। सो ये जो नया एक फॉर्मूला से तश्कील पा रहा है उसमें कुछ ऐसे ही इसके खदोखाल होंगे, लेकिन क्या ये इतना ही आसान होगा जिस तरह से कोविड की NCOC बनाई गई और चलाई गई? इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, क्योंकि जो सिस्टम है वो कई गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मसला कई गुना ज्यादा पेचीदा है। क्या एक कमेटी की इस तरह से तश्कील से ये जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकेंगे? क्या हम एक कमजोर इमारत के ऊपर ही, जो इसकी कमजोर बुनियाद है, यानी मसले का जो जड़ है वो तो हल नहीं हो रही ना, तो उसी के ऊपर हम एक नया पेंट कर देंगे, कुछ नया रंगो रोगन कर देंगे, लेकिन क्या ये दूर, क्या ये देर पा कोई इसका मसले का हल होगा? मेरा ख्याल तो ऐसा नहीं है, लेकिन चले एक नया फॉर्मूला अपनाने लगे हैं तो देखते हैं इसके साथ क्या हो। लेकिन बयाना जिस तरह आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आप बुज़दार साहब को पैसे दें और मुराद अली शाह साहब को पैसे नहीं दें, ये हो नहीं सकता। इस तरह के, और शिबली फराज साहब ने कहा अगर हमारे पास पैसे होते तो हम 10 अरब रुपए आपको नहीं देंगे।
ये कहां तक आप देखिए, अभी जो अगर आप टेलीविजन पे देखें, जो कल खान साहब ऐलान करने जा रहे हैं, उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसमें से एक जो पॉइंट तमाम स्क्रीन पर मैं देख रही हूँ वो ये कि 800 अरब के फंड्स का गालिबन कल खान साहब ऐलान करने जा रहे हैं। और उसी से कुछ मिलती जुलती मैं स्टेटमेंट अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सुन रही थी। उन्होंने एग्जैक्टली 800 अरब का जो फिगर है वो कोट किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कल खान साहब 800 अरब या इससे ज्यादा रकम देंगे। तो मुझे लगता है कि बिहाइंड द सीन्स कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आज बिलावल भुट्टो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जारहाना सियासी स्टांस तो लेना होता है, लेकिन एक वर्केबल फॉर्मूला बनाने के लिए जो उनकी ये बात थी 800 अरब वाली, और वजीर आजम का कल हूबहू 800 अरब का ही ऐलान करने के जो सामने नजर आ रहे हैं इस वक्त इंडिकेशन, इससे लगता है कि कुछ मामला जो है वो बैकडोर तय हो चुके हैं इस नए वर्केबल फॉर्मूला के। और दूसरी, शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात और आगे अपोजिशन को किस तरफ देख रही हैं? कोई एपीसी, सख्त एपीसी होगी या जस्ट एपीसी होगी और बस? देखिए, एपीसी सख्त होगी या कोई इफेक्टिव होगी, मेरे नजदीक इसका एक ही पैमाना है देखने का। मुझे देखना है कि क्या उसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो शामिल होंगी या नहीं होंगी। अभी तक जो उनसे बात हुई है, कुछ सहाफियों के जो उनसे मिले हैं और जो कुछ इंडिकेशंस है पीएमएलएन की तरफ से, वो तो यही दिखाते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो एपीसी में शामिल हों। अगर तो एपीसी होती है, बिकॉज अभी ऐलान तो किया गया है, वक्त जो है वो 20 तारीख का है गालिबन, उस दौरान अभी बड़े और बराहिल हैं। अगर तो वो वक्त पे एपीसी होती है, फिर इस एपीसी में पीएमएलएन को लीड कौन करता है? शहबाज शरीफ साहब करेंगे अगर तो पॉलिसी एक दरमियानी रखनी हो पीएमएलएन ने, लेकिन अगर जारहाना पॉलिसी अपनानी होगी तो आप देखेंगे मरीम नवाज साहिबा उसके अंदर शामिल होगी। तो अभी ये जो 2 हफ्ते हैं बीच में जिसके दरमियान मूव्स बनाने होते तमाम सियासी जमातों ने, उस दौरान हमें पता चलेगा जी कि एपीसी का फिर मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन हु लीड्स इट, कौन उसमें शामिल होता है पीएमएलएन की तरफ। मैडम, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब माइंड बना के गए थे इस्तीफा के लिए, और इस्तीफा भी नहीं और सेटिस्फाई भी हो गए खान साहब, और दाल में कुछ काला भी था, और जिस तरह बिलावल साहब ने कहा इस्तीफा नहीं भी दिया हुआ, क्या था इसके पीछे? देखिए जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, खान साहब ने वो इस्तीफा कबूल नहीं किया, जो कि खान साहब की अपनी ही जो अभी तक का पैमाना है उसके मुताबिक तो उनकी जो अपनी एक्सपेक्टेशंस थी उन लोगों से जो इक़्तिदार में होते हैं और जब ऐसे इल्ज़ामात सामने आते हैं तो खान साहब का ये बिलीफ था कि वो अलहदा हो जाएं, उसके बाद उन सवालात का जवाब दें और उन एलिगेशंस का जवाब दें और उसके बाद वापस आ जाए अपनी सीट पर। अपने देखिए भी बहुत सारे मामला इनमें से जो लोग जाते हैं उनसे अगर कोई ओहदे ले लिए जाते हैं वो क्लियर करके कुछ 6-7-8 महीने बाद वापस आ ही जाते हैं ना। वो कोई लंबे चौड़े तो हमने देखा नहीं किसी को बिल्कुल ही कोई मंतकी अंजाम। बाजवा साहब जवाब दे नहीं सके, प्रेशर तो है बहुत ही। बिल्कुल, जवाब का प्रेशर जो है वो सहाफती हलकों की तरफ से भी है, सियासी हलकों की तरफ से भी है और उनकी अपने जो बेटी बंद भाई हैं उनकी तरफ से भी यकीनन होगा। ये तो हो नहीं सकता ना, बिकॉज ये जवाब उनको तो देना ही पड़ेगा। इन्होंने जो कल जवाब दायर किया अच्छी बात है, चलो एक अच्छी रिवायत है, किसी ने एटलीस्ट एक स्टोरी के ऊपर कोई जवाब दाखिल तो किया, लेकिन ये तो सिर्फ एक फॉर्मल बात है ना। अभी तो उनको जो बाकी पैमाने सेट हो गए हैं इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए, इस मुल्क के कुछ जजेस के लिए, तो अब तो हमने वो मॉडस ऑपरेंडा खुद ही तय कर दिया ना कि अगर इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होता है। सही, तो मुनासिब यही होगा कि वही तरीकेकार जो है फिर उसको कंटिन्यू भी किया जाए। बड़ी मेहरबानी। मेरे साथ सीनियर इनका पर्सन जर्नलिस्ट मारिया मेमन साहिबा। ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद इशफाक मंगी साहब अपनी बात कंप्लीट करेंगे, फिर आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, इशफाक साहब, किस तरह हर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है मसाइल की? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखें, ऑन करना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट में बैठे हुए, अच्छा जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ एहतजाज भी वही कर रहा है। इससे पहले आपने देखा, ये कराची की मैं बात करूं, कराची का मेयर था, 4 साल तक उसने कोई नहीं बताया कि भाई मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या ज्यादती है, मुझे फंड मिल रहा है, ऐसे सरासरी ऐसे बयान आते थे। लेकिन आराम से जब 4 साल उनके कंप्लीट हो गए तो उसने कहा कि मुझे सिंध गवर्नमेंट मुझे पैसा नहीं दे रही है। उसने इल्ज़ाम सिंध गवर्नमेंट पे लगाया। कराची के मेयर ने कराची को ऑन नहीं किया। आज कराची की सूरत हाल क्या है? हैदराबाद के मेयर ने हैदराबाद को ऑन नहीं किया। आज हैदराबाद की सूरत हाल कंडीशन क्या है? चीफ मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, आते हैं सिंध गवर्नमेंट पे, फिर सिंध गवर्नमेंट से बात करो तो वो खुद एहतजाज कर रही है। भाई आप चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पूरे सिंध के, आप भी एहतजाज करोगे तो हम कहाँ जाएं?
हम किससे बात करें? ठीक है, वफाक आपको पैसा नहीं दे रही है, हम वफाक से बात करते हैं, हम वफाक से भी जो है वो डिमांड रखते हैं। जब NFC अवार्ड का मामला आया, NFC अवार्ड मिला, तो चीफ मिनिस्टर साहब का काम था कि वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका, टाउन, यूनियन काउंसिल लेवल तक अगर वो पैसा जाता तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। लेकिन अच्छा, उसके बाद आप फिर देखें कि भाई आपके शहर में पूरी गिनती पूरी नहीं है, यहाँ पर 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है, लेकिन रिकॉर्ड में जो है जनाब आपके पास 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख की आबादी है। तो भाई आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? ये बाकी लोग कहाँ जाएंगे? इतनी आबादी हो गई है, यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है वो सेवरेज का प्रॉब्लम है, यहाँ पर हेल्थ का प्रॉब्लम है, यहाँ लाइन आर्डर की बहुत सिचुएशन खराब है, स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन आप बिल्कुल सही करें कि यहाँ ओन कोई नहीं कर रहा है, न सिंध गवर्नमेंट ओन कर रही है, न सिटी गवर्नमेंट ओन कर रही है। 2 साल से PTI वफाक में बैठी हुई है। यहाँ का सदर पाकिस्तान खान साहब यहाँ से कामयाब होके चला गया, 2 साल तक इंतजार कर रहे हैं, अब कल आ रहे हैं। ठीक है सर, ओनरशिप का बड़ा मसला है, ओनरशिप का बड़ा मसला है। सियासत हो रही है इश्यूज पे, हल पे बात नहीं हो रही। कराची पूरे मुल्क को खिला रहा है, यानी कि इस्लामाबाद देखें आपको बड़ा खूबसूरत लगेगा, यानी कि हम इस्लामाबाद से मांग रहे हैं कि आप कराची को दें। उस कराची का आप हाल देखें, उसकी सड़कें देखें, उसका ड्रेनेज सिस्टम आप देखें। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी दे, आपके बाप का पैसा नहीं है, उसने भी कह दिया। यानी कि आप 10 अरब रुपए अगर शिबली फराज से मांगते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास अगर पैसे होते भी तो मैं आपको नहीं देता। ये शिबली फराज साहब के ये तो माइंडसेट है, ये तो ज़हनियत है, ये तो सोच है इन लोगों की जो वफाक में बैठे हुए हैं। इम्तियाज मीर साहब, अगर आप सिंध का पूछें, मैं आपके सामने जवाब दूंगा, मैं बताऊंगा मेरी गवर्नमेंट का, मेरी पार्टी की परफॉर्मेंस बताऊंगा। लेकिन स्पेसिफिक आप अगर कराची की पूछे तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ 40 साल से कराची एक ग्रुप को दिया हुआ है, जो कल आपके लाडले थे, आज वो दहशतगर्द या राह के एजेंट है। आप कहते, हम नहीं कहते, लेकिन आपने 40 साल उनको हवाले किए। आज जब नाले खोदते हैं तो वहां से मोटरसाइकिल निकलते हैं। आज जब नाले खोदते हैं वहां पर जो कब्जा हुआ, किसी ने कब्जा किया? एक बात। नंबर 2, आप कहते हैं कि हमें इख्तियार नहीं मिला। आप अभी जाकर रिपोर्ट लिख लें, जब कल उन्होंने रिसीव हैंडओवर की है चीजें, 10 गाड़ियां मेयर के इस्तेमाल में थी और रोजाना 2 लाख का पेट्रोल उनको मिलता था, और 36 अरब रुपए उनका KMC का अपना बजट था, और 42 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट उनको दिए। 13,000 मुलाजिम उनके पास थे जो नाले साफ करने, जिन्होंने सड़कें साफ करनी थी। आपको कौन से इख्तियार चाहिए? आपको वो इख्तियार चाहिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एयरपोर्ट पे आए और उनको आप यहाँ से बाहर ना निकलने दो, आप पूरे कराची को जाम करके रखो, यहाँ बोरीबंद लाशें, आप कौन सा इख्तियार आपको चाहिए? मुझे आप ये बताएं। ठीक है सर, आप ऑडिट करवा सकते हैं? नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दे। तो आप करवाएं ना ऑडिट। मैं ये कह रहा हूं, आपने जिनको कहा कि जब हम नाले, अच्छा आप भी तो सर सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग कर रहे हैं ना। आप देखें ना, आप तो इनके साथ बैठे थे ना, आप इनके साथ सियासत की है ना। आज भी यहाँ के MPs, MNAs और मेयर किसी और पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। और जब हम कहते हैं कि आओ कराची सबका है, मिलकर साफ करें, तो जिनका काम है नाले साफ, रुकावट है ये रुकावट है, रुकावट नहीं करने देते, रुकावट नहीं, आपको रोकते हैं। एक मिनट, आपके पास पावर नहीं है, आपकी रेट नहीं है। मेरी बात कंप्लीट हो। हमने पकड़े हैं लोगों को, हमने पकड़े जो पॉलिटिकल पार्टी से थे और नाले बंद कर रहे थे, जिनका काम नाले खोलना है वो नाले बंद कर रहे थे, हमने पकड़े और पुलिस के हवाले किए। मैं आई विटनेस हूं और मैं कई दफा ये बोल चुका हूं। तो ये हम हवा में बात नहीं करते, हकीकत है जो आपको बता रहा हूं। आज भी नाले तोड़ने, हम जब जो सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है और सिंध गवर्नमेंट का भी फैसला है, हमारी पार्टी का भी फैसला है कि यार ये जो हर साल कराची में मसला होता है, ये नाले वाले जो भी कब्जे इनको हटा दो। तो जब हम हटाने के लिए जाते हैं तो कोई और वहां से जाता है, लोग इकट्ठे करके कहता है इनके साथ मुकाबला करो, पत्थर मारो। सर मंगी साहब, ये कब तक हम सुनते रहें? हर गवर्नमेंट में यही सुनते हैं, हर गवर्नमेंट में यही कहते हैं कि आप चोर हैं, आप दहशतगर्द हैं, आपने मुल्क को तबाह किया, आपने शहर को तबाह किया। वो पिछला चोर था, वो पिछला डाकू था, उसके साथ बैठते भी हैं, साथ भी हैं,
उसके साथ हुकूमत भी की थी, उसके साथ वजारतें भी थी, उससे हमने वोट भी लिया था, उससे हम प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, उससे हम सदर भी बने थे, उसके दफ्तर पे भी गए थे, उसके हाउस पे भी गए थे, उसको हमने टोपियां भी पहनाई थी, सब कुछ किया था। ये मुनाफकत की सियासत कब तक चलेगी? देखिए इम्तियाज साहब, यहाँ पर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। यहाँ एक दूसरे को टोपियां पहनाई थी और अभी तक टोपियां ही पहना रहे हैं। देखो, इक़्तिदार में तो दो पार्टियां रही हैं यहाँ। कराची, हैदराबाद में एमक्यूएम का इक़्तिदार रहा है, तो बाकी पूरे सिंध में जो है पीपल्स पार्टी का रहा है। ये दो पार्टियां ही इक़्तिदार में अक्सर रही हैं। देखें, सवाल तो आवाम करेगी, यहाँ काम नहीं होगा, सवाल तो करेंगे, ठीक है। अब अगर भाई किसने ज़्यादा खाया, किसने ज़्यादा गलत काम किया, वो आवाम के सामने है। बात यह है कि अब होगा क्या, अब करना क्या है। हुकूमत जो गवर्नमेंट में बैठी हुकूमत है, भाई हुक्मरान हो, हुक्मरान से अवाम तो सवाल कर, वो तो पानी तो मांगेगा ना, वो तो कहेगा ना मेरे घर के आगे से जो है वो कचरा उठाओ। अब आपसे कोई ये डिमांड करे मुझे पीने का पानी दो, मुझे रोजगार दो, कचरा उठाओ, आप उनको कहेंगे भाई फलां चोर है। भाई हुक्मरान तो आप हो। अब मसला ये है कि देखें, बात किरदार की है। अवाम इस वक्त आईसीयू में है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब यहाँ आए थे, बिजनेस कम्युनिटी यहाँ से जो है वो उन लोगों ने बात की है। ये आपका शहर 70% जो है वो रेवेन्यू देता है। 70% रेवेन्यू देने वाले शहर को आज वो शहर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देख रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देख रहा है कि मुझे जो है वो इंसाफ चाहिए। भाई ओन करना पड़ेगा इस शहर को। ठीक है, सर्वे साहब टेलीफोन लाइन पे पीटीआई की एमएनए नुसरत वाहिद साहिबा कराची से एमएनए, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। नुसरत वाहिद साहिबा पीटीआई की एमएनए, सीनियर रहनुमा, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। मैडम आवाज आ रही है? जी जी। मैडम, खान साहब कल कराची आ रहे हैं, कराची के मसाइल हल होंगे, क्या लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, प्रोग्राम में आपको मुझे चांस दिए कि मैं बात करूं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब से मुंतखब हुए हैं तब से उनका दिल जो है, आप ये समझें कि कराची में अटका होता है, लेकिन हालात इस किस्म के होते हैं कि वो पूरी तरह उसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वहाँ जाके। अभी भी जो हालिया बारिशें हुई हैं और उससे जो तबाही मची, जाहिर है वो उसमें किसी का भी फॉल्ट नहीं है, सिवाय इसके कि जो चाइना कटिंग की गई पुराने ज़माने में। अगर वो नाले 800 किलोमीटर के ही रह जाते और उनके ऊपर बिल्डिंग्स ना बनती तो ये कम अज़ कम इस वक्त वो पानी बाहर से ले जा सकते थे। लेकिन बहरहाल जो होना था वो हो गया। अब जो इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मसाइल का हल है। अब मसाइल सिर्फ पानी और नाले नहीं है, बल्कि सफाई है और उसके अलावा पानी की बंदिश है, बिजली की कमी है और लोगों की जो रहने के मसाइल हैं वो अलग हैं। तो इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर ने, हमने देखा कि उन्होंने एनडीएमए को कहा कि वो कराची जाएं और वहाँ जाके सफाई करें नालों की, ताकि अगली बारिश से बच सकें। लेकिन अगली बारिश एक्चुअली हुई इतनी ज़्यादा, जो 1931 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई, यानी पाकिस्तान बनने से बहुत पहले हुई थी इतनी ज़्यादा बारिश जो इस वक्त हुई है। तो वो जो थोड़े बहुत नालों की सफाई हुई वो भी इस तरह काम नहीं आ सके, पूरा शहर ऑलमोस्ट डूब गया। सही। तो मैडम ठीक है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और वो अलग अलग मुलाकात करेंगे, गवर्नर से भी और चीफ मिनिस्टर से भी और उसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी से भी। और उनका प्लान ये है कि सब लोग मिल के काम करें, मिल के काम करें। पाकिस्तान का शहर है, किसी एक का नहीं है और ये हब है इकोनॉमी का सबसे बड़ा, जहाँ से 80% इकोनॉमी पाकिस्तान की जनरेट होती है और पूरे मुल्क में डिवाइड होती है। तो अगर इसका हम लोगों ने ख्याल नहीं रखा मजीद, जो अब हमने हाल कर दिया है, क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इसको बिल्कुल दुबई और इस्तांबुल जैसा होना चाहिए, ये बात मैं कई दफ़ा आप ही के प्रोग्राम में कह चुकी हूँ, लेकिन प्लानिंग के तहत इसको तबाह किया गया। लेकिन अब इंशाल्लाह जो प्लान है वो ये है कि आर्मी भी पाकिस्तान की हुकूमत के साथ होगी, पीपल्स पार्टी भी और एमक्यूएम भी और पीटीआई तो डेफिनेटली है। ठीक है मैडम, आप खुद डिफेंस में रहती हैं, जितना मुझे पता है आप खुद डिफेंस में रहती हैं। डिफेंस क्लिफ्टन और बाहर जितना भी शहर डूबा सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, उनको जिम्मेदार कहते हैं। डीएचए और क्लिफ्टन डूबा, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो डिफेंस है ये एक्चुअली अंडर, ये किसकी नाअहली, इसका दुश्मन कौन? नहीं, नाअहली नहीं है, ये
ये एक्चुअली यहाँ पे नाले भी बहुत अच्छे बने और ऊपर से फिर उनको काट के ऐसा इंतजाम किया कि पानी बह जाए, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि इसमें नाअहली कम है और कुदरती आफात के मतलब सिर्फ पीपल्स पार्टी की भी नाअहली नहीं है, नालायकी नहीं है, बारिश ज्यादा हुई, आफात दी, पीपल्स पार्टी की नाअहली नहीं, नाकामी नहीं है। उसको मैं नहीं कहती कि यहाँ पे डिफेंस पे कोई ऐसा काम हुआ है कि जो पीपल्स पार्टी ने ना किया हो या किसी और ने ना किया हो। ये तो डिफेंस का इलाका है, डिफेंस आर्मी के अंडर आता है और बहुत अच्छी प्लानिंग से सारा कुछ हुआ है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि समंदर को पीछे धकेलते गए हैं ये लोग, जिसकी वजह से ये सारी तबाही मच रही है, क्योंकि पानी तो नीचे मौजूद है। जब बारिश होगी तो वो जब नीचे पानी मौजूद है तो जमीन कैसे। जबरदस्त मैडम, आपने जबरदस्त बात कही है, बहुत ही अच्छी बात की है। सेकंड सवाल ये है कि आपके एमपीए शहजाद कुरैशी, आपके एमएनए आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने एहतजाज क्यों किया? इसलिए कि एहतजाज करना लाजमी है। जब हम हजारों और लाखों के उसमें तादाद में टैक्स दे रहे हैं तो फिर हमें फैसिलिटीज मिलनी चाहिए सारी। ये तो नहीं हो सकता कि आप टैक्स ले लें और उसके बाद बिल्कुल परवाही ना करें। ये वो मेरे ख्याल में पूरे कराची का सबसे वो इलाका है जो बिजली का बिल भी पूरा अदा करता है, बाकी टैक्सेस भी पूरे देते हैं, और उसके बावजूद अगर आपके नलकों में पानी नहीं आएगा, पाइपलाइन सूखी पड़ी होंगी और आपको हर महीने कम से कम 15 से 20 हजार से टैंकर लेने पड़ेंगे, तो मुझे बताएं वो प्रोटेस्ट क्यों ना करें। ठीक है, उठ जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो उसमें भी फर्क है कि हम अपने अवाम के साथ खड़े हों। तो इससे उसमें शहजाद कुरैशी भी और आफ्ताब सिद्दीकी भी थे। मैं जो यहाँ इस्लामाबाद में नहीं थी इसलिए मैं नहीं जा सकी, वरना मैं भी होती वहाँ पे। जो एफआईआर हुई है वो भी सही हुई है जिन्होंने एहतजाज किया है? नहीं, क्यों सही हुई है? देखिए, पहले भी एक दफा ऐसा हुआ था कि पानी का प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया था जब आरिफ अलवी साहब हमारे सिंध के सदर थे तो उनके ऊपर भी एफआईआर कटी थी और वो शायद अभी भी है। ये गलत बात है कि इंसान अपने हुकूक के लिए बाहर निकले और उनके ऊपर फिर आपकी गवर्नमेंट है, आप एक्शन लें, आपका वजीर आजम, आपके प्रेसिडेंट, आपके गवर्नर, आप रियासत आपके हाथ में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं इस बात से डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर एक्शन और रिएक्शन दोनों चीजें होंगी, और अगर कोई गलत है तो फिर उसको गलत साबित किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैडम टेलीफोन लाइन पर है, क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगे? मैं इशफाक साहब, अवाम का राइट है, वो एहतजाज तो करेंगे। अगर ज़ाहिरी आवाम को तकलीफ होती है, ज़ाहिरी है वो के इलेक्ट्रिक का बिल, बिजली, सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, तो आवाम को जब तकलीफ होती है तो एहतजाज तो करती है। अब ज़ाहिरी है बारिश में आपको याद होगा आरिफ अलवी साहब ने खुद कश्ती निकाल के जो है वो 2017 वो पूरा वो किया था, दौरा किया था, तो उस वक्त आरिफ अलवी साहब ने भी एहतजाज किया था। तो आवाम का राइट है, आवाम को तकलीफ होगी तो वो आवाम बाहर तो निकलेगी, यहाँ भी निकल रही है, वहाँ भी निकल क्लिफ्टन डिफेंस में भी निकलेगी। तो कहने का मकसद है आवाम तो देखेगी कि भाई हुक्मरान जो है हमारे मसाइल हल करें, ये होती है, और हमें हुक्मरानों का काम है कि लेकिन आपको खुद याद होगा सर, आपको भी याद होगा, हमें भी याद है, अच्छी तरह याद है वो दौर आपको भी, जब भी लाइट नहीं होती थी तो हम पीपल्स पार्टी को, नून लीग को बड़ा तनकीद का निशाना बनाते थे। आज के दौर में भी लाइट नहीं है, आज कौन सा माफिया इतना ताकतवर है? देखिए, शुरू से रहा है ये माफिया, वो है, देखें यहाँ हर दौर में मजबूत होता है। यहाँ पर मोनोपोली है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक ही जो है जनाब वो डिपार्टमेंट को उसको सेक्टर को जो है वो लाइसेंस मिला हुआ है। अगर यहाँ पर 4 कंपनियां हो ना तो किबला इनका दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये शुरू से ही ये माफिया चलती आ रही और मजबूत माफिया है, इनके खिलाफ तो आज तक कुछ हुआ नहीं है। मुझे पता है, मैं एमपीए था मलीर का, मेरे इलाके के लोग मेरे पास आते थे, 2 कमरे के मकान में 2 कमरे होते थे, उस पर 20-25 हज़ार रुपये जो है उनके पास बिजली का बिल आता था, और उनके पास उनके इतने वसाइल ही नहीं थे, 10 से 15 हज़ार उनकी इनकम होती थी, 20-25 हज़ार बिल आता था। जब मैं उनके बिल लेकर मैं जाता था इनके पास तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होता था, फिर मजबूरन मैं लोगों को निकालता था, एहतजाज करता था, उसके बाद जो बड़ी मुश्किल से जो मसला हल होता था। तो उस वक्त उस दौर में भी ये कंडीशन थी, आज भी ये कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर जो जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ पर मुख्तलिफ कंपनियों को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट दें तो इंशाल्लाह ताला इनका किबला ठीक हो जाएगा। सर क्या कर रहे हैं कि खान साहब चाहते हैं कि मसाइल हल हों कराची के, क्या वाकई नीयत लग रही है आपको वीर जी साहब?
बिल्कुल नहीं लग रही। सियासत करना चाहते हैं। देखें, यहाँ पर वो डिमांड करते हैं कराची में कि भाई मेयर को इख्तियार दो, क्यों नहीं सिंध गवर्नमेंट दे रही। आप बाकी 4-3 सूबों में जाकर देखें तो 2 साल पहले सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। यहाँ एहतसाब की बात करते हैं, यहाँ के रेफरेंस जाकर पिंडी में चलाते हैं, लेकिन अपने सूबे में जाए तो वहाँ एहतसाब के इदारे बंद कर दिए हैं अगलों ने। तो ये वो क्या दोहरा मयार है। ब्रेक का टाइम हो गया, आता हूं मैं। मैडम आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। हाँ सर, काफी चीजें ऐसी हैं। 18th अमेंडमेंट एक अच्छी चीज थी, एक आई सूबों के बीच में मसाइल हल हुए हैं सर। अगर सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। पीटीआई की गवर्नमेंट ये क्यों चाह रही है कि वफाक कमजोर हुआ है? मंगी साहब देखिए, इमरान खान साहब जब शुरू में ज़ाहिर उनका मैनिफेस्टो भी था, उसने बातें अच्छी की थी, और इलेक्शन से पहले जब अवाम में गए तो उसने बहुत अच्छी बातें की, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट भी मिला और अवाम में होप थी कि जो है सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब 2 साल तक तो वो सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं है, और ज़ाहिर मईशत भी आपकी बेग हो गई है, और उसके बाद जो है मसाइल अभी तक हल नहीं हो रहे। लेकिन अब इमरान खान साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, ज़ाहिर है हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हम तो अब फरियाद तो करेंगे, हम मुल्क के वज़ीर आज़म से ही हम जो है वो डिमांड करेंगे कि भाई तमाम हमारे मसाइल जो है वो हल होने चाहिए। अब कल आ रहे हैं, अल्लाह मालिक है, देखते हैं कि शहर का, सूबे का, मैं तो सिर्फ शहर की बात नहीं करूंगा क्योंकि कराची कैपिटल है पूरे सिंध का, लेकिन पूरे सिंध की सूरत हाल ख़राब है। बारिश पूरे सिंध में हुई है, पूरे देखें बारिश रहमत होती है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे लिए जो है वो रहमत बन गई है। कल आ रहे हैं, मैं तो ये डिमांड रखूंगा, मैं पूरी सिंध की नुमाइंदगी करता हूं तो पूरे सिंध की मैं बात करूंगा। कराची के लिए पैकेज दे तो पूरे सिंध के लिए सर क्यों सिंध क्यों नजरअंदाज इमरान खान साहब ने किया? पीटीआई नहीं करना चाहिए, मैं वो कहता क्यों संजीदगी नजर नहीं आ रही? सबब क्या है? सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। क्यों, क्या वजह क्या है? क्या गवर्नमेंट नहीं है? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। सिंध के साथ सौतेली माँ वालों, मैं पीपल्स पार्टी वाले, मैं अगर देखें पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, अगर उसके साथ ज्यादती होगी तो हम बिल्कुल हम बात करेंगे। मैंने कहा ना, कराची सिंध का कैपिटल है, लेकिन यहाँ की आपने गिनती सही नहीं की है। हम डिमांड कर रहे हैं सबसे पहले तो जो है वो मर्दमशुमारी जो है वो सही करें। लेकिन मैं ये कहूँगा, देखें सिंध सूबा जो है मुल्क का हिस्सा है, बड़ा सूबा है, और यहाँ पर जितनी रेस्पेक्ट जो है वो पंजाब लाहौर की है, उतनी रेस्पेक्ट कराची की भी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये बड़ा शहर है। अगर मुल्तान की और इस्लामाबाद की जितनी रेस्पेक्ट है वो मेरे फिर नवाब शाह और खैरपुर की भी होनी चाहिए, ठट्टा बदीन और दूसरे शहरों की भी होनी चाहिए, दादू और लाड़काना की भी होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा इमरान खान साहब का पूरा सिंध है, पूरे पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म है, पूरे सिंध के लिए सोचें, बिल्कुल रखेंगे। लेकिन साथ साथ मेरा जो एहतजाज होता है, जैसे यहाँ मेयर था, हम उसके खिलाफ हमने एहतजाज भी किया। हम अभी तक हम कह रहे हैं कि उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनका जो है ECL में नाम होना चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए, यहाँ का पैसा, कराची का पैसा कहाँ गया। वही डिमांड मैं वज़ीर आला सिंध के लिए भी रखूंगा कि भाई 12 साल आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, आज मेरे सिंध की ये सूरत हाल खराब क्यों है? आप जाएं ना, बदीन में जाएं, टंडो बागों में जाएं, टंडो मोहम्मद खान में जाएं, आप नौशर फिरोज में चले जाएं, वहां की भी सूरत हाल खराब है, वहां की भी ऑडिट होना चाहिए, वहां का हिसाब होना चाहिए। वहां का हिसाब किताब कौन देगा? भाई मेरे लोग परेशान हैं, मेरे सिंध के लोग परेशान हैं। आज वो तबाह बर्बाद हो गए हैं, हम 20 साल पीछे चले गए हैं, बल्कि हमें आगे जाना चाहिए था। आज दुनिया तरक्की कर चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त बेग है तो मेरा सिंध सूबा है। सर 12 साल का आप भी जवाब दें, 2 साल उनसे पूछते हैं, आप 12 साल का जवाब जब आपसे पूछते हैं तो आप कहते हैं कि हमें तो हर दफा मैंडेट ज्यादा मिला है, हमारी अकाउंटेबिलिटी ये है। जाहिर है यही होना चाहिए सर। जो जमहूरी गवर्नेंस भी तो देखें ना, हालात भी तो देखें। यही है जमहूरी प्रोसेस का पैमाना, यही है कि वो चलता रहे। सर एजुकेशन न देखें, हेल्थ नहीं देखें, आप जाकर देखें, हर डिस्ट्रिक्ट न देखें, आप जाकर देखें, वहां जाकर देखें जहां पर कभी तस्वर नहीं करते थे, कभी सोच नहीं सकते थे। आप जाकर वहां NICVD हॉस्पिटल्स देखें, वहां के एम्बुलेंस देखें, जो वहां पे जो गाँव में थरपार कर या बाकी इलाकों में जाकर दूर दराज इलाकों में जो काम कर रहे हैं। मैं ये कहूँ कि देखो, मसला ये है कि वफाकी गवर्नमेंट का जो मौजूदा रवैया है ना, जो भी देखें, अपोजिशन अपनी जगह है,
अपोजिशन अपनी जगह, लेकिन जब आप कराची के लिए कोई पैकेज का अनाउंस करते हैं तो कराची में अगर सिर्फ एमएनएस जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट से उनका ताल्लुक होता है, पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, उनके आप सेलेक्टेड करते हो और जो पीपल्स पार्टी उनको नजरअंदाज करते हो। आप कराची के लिए या सिंध के लिए आप सोचते हो तो सिंध के जब कराची के लिए सोचो वही आप मीरपुर खास के लिए सोचो, वही आप थरपारकर के लिए सोचो, वही उमरकोट के लिए सोचो, वही बदीन के लिए सोचो, वही आप लाड़काना के लिए सोचो। जब आप एक मखसूस शहर के लिए और फिर शहर के अंदर भी आप मखसूस के चंद जो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए सोचते हो तो वहां आपकी वो जो डिस्क्रिमिनेशन या तासुब परस्ती वो नजर आती है। ऐसे नहीं होता है। आप वफाक में बैठे हो, जिस तरह से भी आ गए हो, चलो आप आ गए, जब आ गए हो तो आप पाकिस्तान चारों सूबों से मिलकर बनता है। सिंध को निकाल दे तो पाकिस्तान कंप्लीट नहीं होता। जब आप इस तरह रवैये आपके तासुबाना होते हैं कि आप सिंध को जब आते हो यहाँ पर तो एक वजीर आजम नहीं आता, एक पीटीआई का लीडर आता है जो पीटीआई की एमपीए से मिलकर चला जाता है। वजीर आजम ऐसे नहीं होते और रियासत का जो हेड जो लीड कर रहा होता है वफाकी गवर्नमेंट को, वो इस तरह के तासुब परस्ताना रवैये नहीं रखते। जब वो आते हैं, ठीक है सियासी इख्तलाफ है ना, कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है किसी के साथ, तो आप आए यहाँ कर बैठे और वहाँ जो चीफ एग्जीक्यूटिव उसके साथ बैठे कि भाई क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या हम नहीं कह रहे क्या। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मोहतरम जनाब खियलदास कोहिस्तानी साहब पीएमएलएन के एमएनए, बड़े वोकल हैं, सीनियर रहनुमा है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेहरबानी इम्तियाज मीर साहब। शहबाज शरीफ साहब की विजिट, मुलाकात, क्या ये आगे चल के भी इसी तरह मुलाकातें रहेंगी, एक्टिव रहेंगे और एपीसी होगी? इस हुकूमत को आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए घर भेजेंगे आप? इम्तियाज मीर साहब बड़ी मेहरबानी। जैसा कि आपको पता है कि जो हालिया बारिशों से कराची में जो तबाही आई है, तो वैसे तो पूरी सिंध में तबाही आई है, उमरकोट हो, बदीन हो, ठट्ठा हो, सुजावल हो। उसी सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब आए हैं, कराची आए थे और पाकिस्तान के हुक्मरानों के और खुसूसन वज़ीर आज़म को तो टाइम नहीं है कि वो कराची आकर कराची के अवाम के जो दुख दर्द हैं और उनके हालात जो हैं या जो उनके वफाकी जो के डिपार्टमेंट है उनके जो बिजली का बहरान था या गैस का बहरान था वो भी उन्होंने बेहतर नहीं समझा। मगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब लाए, उसके बाद उसका भी जहन बना कि मैं अभी तो तारीख मेरे को आज आना था, नहीं आए तो हमें पाकिस्तान का मुआशी हब है, सिंध का कैपिटल सिटी है, उस शहर को लावारिस वफाक ने छोड़ा हुआ है। और उसके अलावा एक तो लावारिस छोड़ा, दूसरा जो सिंध हुकूमत है उनसे भी मुआवजा शुरू की हुई है। तो शहर के मसाइल हल कैसे होंगे? आपको पता है इलेक्शन से पहले ये नारा लगाया था वज़ीर आज़म कराची से, तो उस नारे तो सिर्फ नारा ही रहा और कराची के उठाए, मगर कराची के जो उन्होंने रवैया रखा है या तकरीबन पूरी सिंध हुकूमत से रखा ठीक है सर ठीक है, जबरदस्त विजिट की। अब मुझे आप दूसरी बताएं, ये जो आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब और आपकी मुलाकात हुई है, ये मुलाकात जो है ये केसेस से बचने के लिए मुलाकात है या आपको लग रहा है कि अवाम के मसाइल के लिए प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर डालने के लिए? देखें, आपको पता है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब काफी अरसे से तबीयत ठीक नहीं थी, वो नासाज थी, वो अभी भी उनका इलाज जारी है। जब शहबाज शरीफ साहब कराची आए तो उनकी बीमारदारी के लिए बिलावल हाउस गए और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर और पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो और बाकी पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे। जाहिर है जब वो दो सियासी लीडरान या सरबरान पार्टी के मुलाकात करते हैं उसमें सियासी बातें भी होती है। बात ये केसेस की आपने देखा 2 साल से इम्तियाज मीर साहब जितने केसेस आज तक केसेस हम पे बन रहे हैं और जो शख्स कहता था मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आज आपने देख लिया एक बड़ा एनआरओ, पहले भी वो देता रहा मगर आज वजीर आजम ने क्लीन चिट दे दी है अपने ही मुशीर को, तो एनआरओ नहीं दूंगा। हमारी ये जो मुलाकात है उसमें मैं एक नुकता आपको बता दूं, एक 1 पॉइंट एजेंडा वो भी तय होगा कि अब पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की इन नायल हुक्मरानों से जान किस तरह छुड़ानी है, ये मेन एजेंडा भी शामिल किया गया है। हालांकि वो ये नहीं था
मगर जब सियासी लीडरान मिलते हैं तो सूबे सिंध की भी सूरत हाल पे बात हुई, पाकिस्तान पूरे मुल्क की सूरत हाल की बात हुई, मईशत पे बात हुई, महंगाई पे बात हुई, इनकी नालायकी पे बात हुई, और इस पे भी बात हुई जो FATF में वो काले कानून बना के मजीद जो है पाकिस्तान के अवाम को किसी भी शहरी को जो है ना 180 दिन के रिमांड पे अरेस्ट करके अपने तावील में ले ले, ऐसे काले कानून जो मजीद ये बनाना चाह रहे हैं, इंतकाम तो जो आग इन्होंने पहले लगाई हुई है, तो उस पर भी बात हुई। मैं खुल के आपको बता रहा हूँ। तो बात यह कि इस मुल्क में अब ये तय करना है कि ये हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है, अब पाकिस्तान ने क्या कसूर किया है, ऐसे नायल हुक्मरानों को कितना बर्दाश्त करेंगे। तो ये चीज़ें सारी हुई है इसमें मुलाकात में। तो इंशाल्लाह जो अपोजिशन है वो मुत्तहद और मुनज़्ज़म है, वो इंशाल्लाह कोई न कोई, APC का भी ऐलान हो गया, डेट भी आ गई, तो इन मुलाकातों से। सर, इस APC में मरियम नवाज साहिबा आएगी? देखें, पार्टी की लीडरशिप जो फैसला करेगी वही, आपको पता है पार्टी का कायद नवाज शरीफ है, पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब है। अगर पार्टी समझेगी कि मरियम नवाज को भी जाना चाहिए तो पार्टी के कायदीन तो ये फैसला करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज हुकूमत को अब मजीद वक्त नहीं देगी, वो खुल के और मुकम्मल तौर पे, आपने आज भी उसका ट्वीट देखा होगा कि जो NRO दिया है उस पर भी उन्होंने अपना नुक्ते नजर दिया है आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से। हाँ बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये हम इनको इतना मजीद वक्त अब नहीं देंगे। अब सर आप कुछ इस पे बात करें। मैं देखें, पहले भी जो है ये APCयाँ बनती आ रही हैं, लेकिन अब क्या फिर इन हुक्मरानों को, उनके लिए क्या रैलियाँ निकालेंगे, फिर इनको हटाएंगे, इनके लिए धरना लगेगा। लेकिन अभी शहर के अवाम को, इस सूबे के, मुल्क के अवाम को सोचना चाहिए। आदमी जब बीमार होता है तो फिर डॉक्टर की तलाश करता है। तो मैं तो कराची की अवाम तो यही अपील करूंगा, बल्कि पूरे सिंध के अवाम को, कि अच्छा सा डॉक्टर ढूंढे, और मुस्तफा कमाल जैसे लीडर अभी हैं जो आपका इलाज सही कर। बड़ी मेहरबानी आपकी खेलदार साहब, आपकी वीजी साहब, आपकी मंगी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर सिस्टम चलता रहे, जमहूरियत चलती रहे, पार्लियामेंट चलती रहे, और हम तो जमहूरी लोग हैं, और मसाइल हल हों, और करप्शन, जो भी करप्ट हो उसका एहसाब हो, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन के अंदर हो। लेकिन मुल्क के अंदर ये तासुर क्या, ये हकीकत है कि यहां सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो रही है। सिर्फ अपोजिशन के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर जो है ना सख्ती ज्यादा है, जो गवर्नमेंट के अंदर हैं या तो मुल्क के बाहर जा रहे हैं या तो गवर्नमेंट के अंदर हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क के अंदर नहीं हो रही। इसी के साथ यह मुल्क हमेशा आबाद रहे, हम सब पाकिस्तानी हैं और इस मुल्क के साथ हमारा जीना मरना है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।